गुड इवनिंग। From 14 up to 16 up to 16, any doubt? 14, 15, 16 quickly. 15 का A, 15 का A एक्चुअली थोड़ा ऑब्जर्वेशन था। तुम एक काम करो, फर्स्ट और सेकंड है ना को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो A क्रॉस, मैंने 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। A क्रॉस B माइनस सी इज क्रॉस D C माइनस B, है ना। जो तुम समझते हो कि इसे मैं B माइनस सी लिखूं अगर माइनस आ गया, और D को अगर, इस स्टेप में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब मानते हो कि आई कैन कलेक्ट टर्म्स वन साइड, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ये रीड आउट हो जा रहा है, ये बना इज नल वेक्टर। अब एक्चुअली जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन नॉट जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली इसी का डॉट है। अगर तुम सबको वन साइड ले आओ ना, तो तुमको नेक्स्ट लिखा हुआ है कि दिस डॉट बी माइनस सी। तो मेरे ख्याल से तुम समझते होगे, एक ओरली सुनना बात को, मैं मेरे ख्याल से इसको कोई रटने जैसी कोई बात नहीं है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और सेम टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली जीरो कब हो सकता है? इज इट पॉसिबल? सोचो सोचो। दिस इज ट्रू एंड दिस ऑल्सो इज ट्रू, ऐसा कब हो सकता है? बताओ, इज इट पॉसिबल टू अचीव? हाँ, एटलीस्ट 1 0 होना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों एक साथ तो जीरो नहीं हो सकते। तो ये तभी ट्रू आ सकता है जब कोई एक वेक्टर नल वेक्टर हो। तो ये सब बातें रटी नहीं जाती है ना, रटोगे तो एग्जाम में कुछ और पूछ लेगा, ठीक है। तो एप्टीट्यूड थोड़ा लगाना सीखो कि ऐसा तभी संभव है, ठीक। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में दिया गया है ना, तो ये क्रॉस है, ये डॉट है। तो मेरे ख्याल से इन योर प्रॉब्लम ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट वेक्टर्स, तो दिस इज नॉट नल वेक्टर, दिस ऑल्सो इज नॉट नल वेक्टर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो क्या मैं कॉन्फिडेंटली बोल दूं कि क्रॉस जीरो है, तो नल डॉट प्रोडक्ट कैन नॉट बी जीरो? सोचो बात को, ठीक है ना। अप टू 16 ओवर, है ना, क्विकली अप टू 20, 17, 18, 19, 20, एनी डाउट? यार 16 का ए पता है, ये बहुत ही बुरा क्वेश्चन है। इसमें कोई वो इतने भयानक भयानक एक्सप्रेशन लिख रहा है, तुमको जस्ट चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने से कुछ नहीं किया है। ऑर्थोगोनल वेक्टर समझते हो, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर। तो B1 ऑप्शन चेक करना है कि ए B1 ऑर्थोगोनल है, B1 C3 ऑर्थोगोनल है, A C3 ऑर्थोगोनल है। तो आराम से मैं कोई एक चेक करके बता देता हूं कि देखो A और B1 ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो A डॉट B1 कर दो, तो बन गया A डॉट B माइनस, अगली टर्म में मॉड ए स्क्वायर कट गया, A डॉट B माइनस A डॉट B जीरो आ गया। तो बिल्कुल सही बात है, A और B1 ऑर्थोगोनल है। अब इसी तरह से A और C3 को चेक करो कि सर A डॉट C3, तो A डॉट C3 पे जाओ और A के साथ डॉट ले लो, तो A डॉट C, और किससे मैंने A से लिया ना, तो मेरे ख्याल से A डॉट C3, तो A डॉट C माइनस C डॉट A डॉट मॉड ए स्क्वायर आ गया, लेकिन मॉड ए स्क्वायर 1 थोड़ी है, तो मेरे ख्याल से ये नहीं कट रहा है। और B1 डॉट है, तुम अभी अभी जीरो प्रूव करके लाए हो,
तो जो तीसरी वाली टर्म है वो तो जीरो बन रही है, लेकिन ये दूसरी वाली टर्म जीरो नहीं बनी कि सर वो ए डॉट सी कटा नहीं, क्योंकि मॉड ए स्क्वायर आ गया अपॉन मॉड सी स्क्वायर आ गया, और मेरे ख्याल से मॉड ए और मॉड सी बराबर नहीं था। ठीक है, 16 का सी में मेरे ख्याल से मुझे कोई दम वाली बात नहीं है। 16 का सी जिसने पूछा है वो समझ पा रहा है कि सर लाइन कंटेनिंग प्लेन कंटेनिंग द लाइन, तो ये दो प्लेन की लाइन की बात कर रहा है, इंटरसेक्शन लाइन। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि सर P1 प्लस लैम्डा P2 लगाना है ना। दो प्लेन की इक्वेशन को लिख करके लाइन बोला है उसने, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मीनिंग समझ में आ गया होगा ना। 17 का सी कहाँ है? 17 का सी बताने लायक होगा तो बता दूंगा। पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन थ्रू P1 नहीं है, नहीं बताने लायक है। 17 का सी बताने लायक नहीं है ना। 17 के डी का कौन सा बोला है? फर्स्ट। अरे ये तो तुम्हारे टेस्ट में सवाल दे चुका हूं, ठीक है। इसका कोई वेक्टर से कोई लिंक नहीं, चिंता मत करो। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, ठीक है। 1 से इंफिनिटी आंसर आता है। इसको तो लोग ड्राइंग तक से कर लेते हैं कि सर x प्लस वाई इक्वल टू मॉड ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये स्ट्रेट लाइन हो गया मॉड ए, और जो अगली स्ट्रेट लाइन है उसके इंटरसेप्ट है y माइनस 1 और x 1/a। तो अगर तुमको इंटरसेक्शन, तो पहली बात तो a का पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि a नेगेटिव हुआ तो लाइन ऐसी बनेगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करेगी नहीं। और दूसरी बात कि अगर 1/a अगर आपने मॉड ए के राइट से निकाल दिया, ठीक है, तो पहली बात तो ये मॉड ए पॉजिटिव हो गया, क्योंकि तुमने अभी भी कह दिया कि a को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अगर ये राइट से निकल गई लाइन तो भी तुम्हारा इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा। तो एक लाइन में सवाल खत्म हो रहा था कि सर ये होनी पड़ेगी लाइन। तो कुछ अक्लमंद लोगों ने डायरेक्टली क्या कहा कि सर 1/a को लेस देन a कराइए, तब आपको आंसर मिलेगा, और साथ ही साथ a पॉजिटिव भी होना चाहिए। इतनी कंडीशन होने से इंटरसेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है ना। 17 के डी का फोर्थ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। 17 का डी का फोर्थ, इसमें ट्रायंगल एबीसी लिखना था कि ये जो एबीसी है ये एक्चुअली ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक। अब क्वेश्चन हो पाएगा ये, वरना तो तुमने तुक्के से कर लिया कि सर इसमें से एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, ठीक है, जो -1 से 1, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल पर तुम समझते हो कि सर 0 से 1 आंसर होता है, तो तुम ऑप्शन से ही कह गए कि सर सारे ऑप्शन तो बिल्कुल गलत दे रखे हैं, एक भी ऑप्शन -1 से 1 का नहीं है। तो तुमने बगैर सॉल्व किए आंसर तो कर दिया था, ठीक, लेकिन मैं तुमको सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे करना था। अगर मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, है ना, तो इस इक्वेशन को देख के क्या तुमको मन में नहीं आ रहा कि सर ये साइन है, साइन बी, साइन सी, कॉस है, कॉस बी। काश ये साइन सी नहीं होता तो क्वेश्चन बन जाता, है ना। तो थोड़ा अच्छा सोचना था। साइन सी को गायब कर देता हूं ना, तो योर साइन ए साइन बी इज लेस इक्वल टू साइन ए साइन बी साइन सी। मैंने दोनों साइड साइन ए साइन बी से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ पा रहे हो। तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि हम ट्राइंगल के क्वेश्चन कर रहे हैं, और ट्राइंगल में तुम जानते हो एंगल्स 0 से पाई होते हैं, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब मेरे ख्याल से तुम कॉस ए कॉस बी ऐड कर दो, तो इफ यू ऐड कॉस ए कॉस बी, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, है ना, कि सर दोनों साइड कॉस ए कॉस बी ऐड करने से यहां तो आपका कॉस ऑफ ए माइनस बी बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और यहां पर जो भी एक्सप्रेशन बना वो इक्वल टू 1 दिया है। तो तुम समझ ही पा रहे हो कि सर ये ग्रेटर तो संभव नहीं है, तो इसे इक्वल होना पड़ेगा। तो ये इक्वालिटी कब आएगी? जब यहां भी इक्वालिटी होगी, साइन सी इज 1। 18 का बी तो बच्चे भी कर लेंगे, एक एक करके क्रॉस करो, अपने आप पता जाएगा कि सर एक बार ए से क्रॉस किया था, एक बार बी से किया था, एक बार सी से किया था, तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए आ जाएगा, ठीक।
कुछ लोग तो इसको ट्रायंगल की मदद से भी दिखा देंगे, ठीक है, कि सर ABC ट्रायंगल की हेल्प से कर दीजिए। ये ट्रायंगल लॉ से इस तरह से कुछ लिखा था, A + B + C, और फिर वो फिंगर घुमा घुमा के बता देंगे कि A से B फिंगर घुमाया परपेंडिकुलर, B से C घुमाया, C से A घुमाया, तो सबका डायरेक्शन एक ही आ रहा है। अप टू 20 डन। 17 के ई का फर्स्ट तो चैलेंजिंग है, तुमको छोड़ना पड़ जाएगा नहीं कि सर tan इनवर्स सीरीज के क्वेश्चन तो मेरे को आते ही नहीं, कि ये सारे क्वेश्चन x - y अपॉन 1 + xy से होते हैं। बस थोड़ा सा इसमें अच्छा मैनिपुलेशन ये था कि ऊपर नीचे 4i² 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर 2 नीचे 4i²। अब 4i² को 1+ क्रिएट करो, 1+, तो 1 + 2i - 1 2i + 1। अब इसी का ऊपर डिफरेंस लिखा हुआ है, समझ गए? ई का फर्स्ट पार्ट, राइट, अप टू 20। 19 का बी, टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर फॉर्म एक्यूट एंगल। एक मिनट, टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर, ठीक है, टेल ज्वाइन कर दिया, एक्यूट एंगल बन गया। पॉइंट P OP वेक्टर इज गिवन, तो व्हेन P इज फारदेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब मॉड OP को मैक्सिमाइज करना है। तो यार मॉड OP में तुम अटक गए हो तो स्क्वायरिंग कर दो, तुमको तो पता है कि मैं तो मॉड डिफिकल्ट होता है, तो तुमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आती ही होगी। मॉड A कॉस स्क्वायर मॉड B साइन स्क्वायर दैट इज ओनली इक्वल टू मॉड A तो 1 हो गया ना, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस 2a.b 2a.b साइन t कॉस t, तो मेरे ख्याल से वो साइन 2t बन गया। अब जिसको अकेले वो जानता है कि सर मैक्सिमम 1, ये रही हाईएस्ट वैल्यू, इसका अंडर रूट ले लेना। अब मुझे लगता है ये हाईएस्ट कब आया, व्हेन, जब 2t 1 है, मतलब t π/4 है, पर मैक्सिमम आ गया, तो तुम वेक्टर लिख नहीं पाओगे, मॉड A /√2 प्लस मॉड B /√2। अब मेरे ख्याल से तुमको बुद्धू बना के कह रहा है कि U बताओ, तो क्या तुमको किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना नहीं आता? तुम्हारा वेक्टर OP बता तो दिया, A प्लस B /√2, तो इसको यूनिट वेक्टर नहीं बना पाओगे, वेक्टर अपॉन मॉडुलस। अप टू 20 ओवर, नहीं अब मैं जहां, वो पेज चेंज हो चुका है, अब पीछे नहीं जा पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा क्वेश्चन है, A×B.C×D। अच्छा ये सब यूनिट वेक्टर्स भी हैं, ठीक, तो A×B क्या होता है, मॉड A मॉड B, सपोज एंगल बिटवीन AB sin θ1। कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ये A.B नहीं होता, A×B नहीं होता है, आपको n1 भी तो लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग A×B। सिमिलरली C×D, मॉड C मॉड D sin θ2, यूनिट वेक्टर अलोंग, तो मेरे ख्याल से n2, तो फिर तुमको डॉट भी तो लेना है, तो चलो तुम समझदार हो कि सर ये हुआ n2 n1 है ना। अब n1 और n2 की मॉड मॉड कॉस, तो एंगल कुछ मान लो, कुछ फाई मान लो। अब देखो तुमको कैसे बुद्धू बना गया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। सोचो ये 1 कब होगा, तो जिसको अकल है वो कहेगा कि सर 1 आने का एकमात्र तरीका है भाई, साइन θ1 तो नेगेटिव हो नहीं सकता, एंगल बिटवीन वेक्टर 0 से पाई होता है, ठीक, तो इसे 1 होने का एकमात्र तरीका है π/2, इसे भी π/2 और इसे 0। तो A×B मतलब A और B परपेंडिकुलर, C एंड D ऑल्सो परपेंडिकुलर है, ठीक है, C एंड D परपेंडिकुलर, और साथ के साथ
ए क्रॉस बी का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब होता है प्लेन कंटेनिंग ए बी का परपेंडिकुलर वेक्टर। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये जो n1 वेक्टर था ये तो ए बी प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर है। इसी तरह से जो सी डी प्लेन है उसका परपेंडिकुलर वेक्टर, मानते वो दोनों आपस में पैरेलल हो गए। ठीक, तो इससे क्या मतलब ये समझ में आया कि ए बी को कंटेनिंग प्लेन और सी डी को कंटेनिंग प्लेन पैरेलल हो गए। तो मेरे ख्याल से तुम जानते हो कि सर वेक्टर्स फ्री वेक्टर होते हैं, तो ये चारों वेक्टर कोप्लेनर कहलाएंगे। ए बी सी डी आर ऑल पैरेलल टू सेम प्लेन, सो दे आर कोप्लेनर वेक्टर। अब कुछ डायग्राम दिखा दो कि देखो ये है ए वेक्टर, मैंने टेल दिखाया, सबके टेल एक ही जगह दिखा रहा हूं। इसी तरह से ये बी है 90, है ना। फिर सी दिखाओ, फिर डी दिखाओ, सी डी आपस में परपेंडिकुलर है। अब एक इंफॉर्मेशन और है, ए डॉट सी हाफ, मतलब ए और सी का एंगल 60। अब सी में तुम्हारे पास चॉइस है, कुछ लोग हो सकता है दिखाएं कि सर सी मैं इधर दिखा रहा हूं, और कुछ लोग हो सकता है यहां दिखाना प्रेफर करें कि ये भी तो आप सी ले सकते हो। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, तुम इधर लेना चाहो तो इधर ले सकते हो, ठीक है। तो अब मेरे ओपिनियन में डी इसका परपेंडिकुलर, अगेन तुम्हारे पास चॉइस है, सर डी इधर दिखाऊंगा या इधर दिखाऊंगा, है ना। तो तुम्हारा ऑप्शन चेक हो जाएगा कि सर अब ऑप्शन पढ़ के हो रहा था कि वो नॉन पैरेलल, है ना, वाला आंसर आ रहा है, बी एंड डी आर नॉन पैरेलल। डन। 25, 21 से 25, 21 से 5 पूछा मैंने। एटीन का ई तो यार ओरली पढ़ देता हूं, तुमको शायद डिटर्मिनेंट तुमने नहीं पढ़ा होगा। होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। 18 का ये कोई बहुत देर से परेशान है। तो देखो ये 3 इक्वेशन है, तुमको साइमल्टेनियस इक्वेशन डिटर्मिनेंट में सिखाई होगी। तो इन 3 इक्वेशन का जो डिटर्मिनेंट है, नहीं अब वापस कोई पूछेगा नहीं मुझसे, 20 18 का ई इज द लास्ट, उसके बाद 21 से कंटिन्यू करेंगे। तो ये 3 इक्वेशन होमोजीनियस है, इसका मतलब है 0 0 0 तो गारंटी आंसर है। तो ये 3 इक्वेशन प्लेन्स है ना। अब तो तुम समझते हो कि सर लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड को प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब जाके पता पड़ा ना 3D पढ़ने के बाद, अभी तक तो हम इसको 3 इक्वेशन 3 अननोन सिंपली पढ़ के क्वेश्चन करते आए थे। तो ये तीनों प्लेन ओरिजिन से पासिंग है, राइट। अब मुझे बताओ, तुमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन सब आता होगा, है ना। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो है सिग्मा ए क्यूब माइनस 3abc। तो कुछ लोगों को पता है कि सर ए डिटर्मिनेंट को 0 करने से 2 पॉसिबिलिटी, a प्लस बी प्लस सी। तो अब तुम ऑप्शन पे आ जाओ। पहला ऑप्शन a प्लस बी प्लस सी नॉट 0, लेकिन सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन जितने लोग जानते हैं वो दे नो कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ गया, a बराबर b बराबर c। अब एक काम करो, तुम अपनी इक्वेशन पे जाओ और a बराबर b बराबर c रखो, और साथ में नॉट 0 कि सर नॉट 0 भी, अदरवाइज वो ऊपर की कंडीशन a प्लस बी प्लस सी वो 3a बन गई ना, तो नॉट 0। तो मेरे ख्याल से a कॉमन आ गया। तो मानते हो ये तीनों इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आ गए। तो क्या ये ऑल 3 इक्वेशन, क्या ये तीनों एक ही प्लेन दिखा गए? तो आंसर पढ़ लो इधर, क्या आंसर लिखा हुआ है कि 3 इक्वेशंस रिप्रेजेंट आइडेंटिकल प्लेन्स, तीनों सेम प्लेन दे गए, एक आंसर आ गया। अब सेकंड कंडीशन पे आओ, ठीक। चलो एक काम करते हैं, सेकंड के अलावा बाकी पहले बताता हूं। सेकंड अच्छा ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। सी एंड डी, तो सी में तो तुम सीधा बोल दोगे कि सर इसका तो डिटर्मिनेंट ही 0 नहीं है, और जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन तो हर कोई जानता है सर ओनली ट्रिवियल। अब डी पे आ जाओ, डी में ए बी सी सब बराबर 0 हो गए, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0, तो तुम्हारी इक्वेशन क्या बन गई? 0 बराबर 0, ऑल 3 इक्वेशन 0 बराबर 0। तो कुछ समझदार लोग समझ गए कि सर ये पूरा 3D स्पेस आ गया, है ना। तो 3 सही हो गए, बचा हुआ आंसर बी पे लगा देते हैं। तो बी को चलो इंटेलिजेंटली करते हैं, ए नॉट ए बी सी अनइक्वल,
है ना, ए बी सी अनइक्वल, ए प्लस बी प्लस सी 0। तुम जानते हो ना कि सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन, या यूनिक सॉल्यूशन। इसके अलावा और कुछ होता नहीं। डिटरमिनेंट सीखा है ना तुमने, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, है ना। तो क्या तुम्हारा ऑब्जर्वेशन थोड़ा अच्छा है कि सर ये ए प्लस बी प्लस सी को हमने ध्यान से देख लिया कि यार ये तो 1 1 1 दिखाई दे रहा है, कि तुम्हारी तीनों इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, सही है। और एक तो तुम पहले ही मुझे बता चुके थे सर 0 0 0, सही है। होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज ट्रिवियल सॉल्यूशन सेटिस्फाई। तो ये है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें कोई डाउट नहीं कि सर ये प्रॉब्लम इनफाइनाइट सॉल्यूशन का हो गया, ठीक। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन तुम जानते हो ना, 3 प्लेन, अब तो 3D पढ़ ली ना, तो ये तीनों प्लेन है, और ये तीनों प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, कॉमन सॉल्यूशन। तुमने ऑब्जर्व किया है कि सर मुझे 2 आंसर तो कॉमन दिख रहे हैं, एक ये एक ये। प्लेन का इंटरसेक्शन कहां होता है? नॉन पैरेलल प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन पे होता है ना भाई। किसी को सोचना है ना कि सर डायग्रामेटिकली ज्योमेट्रिकली कैसे समझेंगे, 3 इक्वेशन, 3 अननोन, हैव इनफाइनाइट, हैव यूनिक। तो ये देखो, ये 3 प्लेन है, ये 2 दिख रहे हैं तुमको, अभी एक और दिखा देता हूं। ये रहे 3 प्लेन, मानते हो ये 3 प्लेन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि ये कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, एक ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यू गेट इनफाइनाइट, है ना। तो कुछ लोग समझ गए कि सर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इन 2 पॉइंट को ज्वाइनिंग लिख दो आप, तो सिमेट्रिक फॉर्म में आंसर लिखो। तुमने तो सिमेट्रिक फॉर्म सीख लिया, 1 - 0। कुछ लोग समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूं? ये लो, तो योर आंसर इज x बराबर y बराबर z, ठीक है। तो आईआईटी के क्वेश्चन बहुत लल्लू हुआ करते हैं, चिंता मत करो। इंटरसेक्शन पॉइंट्स विल सेटिस्फाई दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और किसी को नो सॉल्यूशन चाहिए, तो 2 प्लेन ये है और एक तीसरा प्लेन इस तरह से ले लो कि सर ये तीसरा प्लेन, तो दिख रहा होगा कि सर ये तीनों का कॉमन आंसर नहीं आ रहा है। P1 P2 जिस लाइन पर कट कर रहा है, P2 P3 किसी और लाइन पर कट कर रहा है, सही है। अब तुमको यूनिक आंसर चाहिए कि सर यूनिक आंसर, तो यूनिक आंसर के लिए ये P1 P2 की इंटरसेक्शन लाइन ये है ना। अब P3 प्लेन, मान लो P3 प्लेन इज लाइक दिस, कि सर ये P3 है, तो क्या दिख रहा है कि सर अब ये सिंगल पॉइंट आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आइडिया क्लियर कि अब हम ज्योमेट्रिकली विजुलाइज कर पा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट में जो पढ़ा था वो इनफाइनाइट, यूनिक, नो सॉल्यूशन। चलो 25 तक पूछो, अभी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करूंगा मैं। 21 to 25 एनी डाउट? ट्वेंटी वन में क्या बता दूं? पॉइंट इन स्पेस क्यू बी द पॉइंट फॉर विच पी क्यू इज पैरेलल। आता है लोगों को, लोग कह देंगे सर क्यू पॉइंट को मान लीजिए म्यू पॉइंट, फिर पी क्यू पैरेलल टू प्लेन का मतलब है डॉट नॉर्मल वेक्टर 0, म्यू निकल आएगा, ठीक है। इतनी मूर्खता नहीं होनी चाहिए तुम में कि लाइन का पॉइंट सिंगल पैरामीटर म्यू, पी क्यू वेक्टर तुम निकाल ही सकते हो, वो म्यू में आ गया आईजे के, है ना, और फिर उसका डॉट एन वेक्टर से 0 कर दो, तो उससे म्यू निकल आएगा। A line with positive direction cosines through the points, ठीक है, लाइन with positive direction cosine passing through the point, passing through पता है, make equal angle with coordinate axis। ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन हो गया कि सर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो ये रहा आपका डायरेक्शन कोसाइंस, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इज 1। अब तुमने कहा था ना मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइन, तो ये 1/√3, अगला भी 1/√3, 1/√3। तो कुछ लोग समझ गया कि सर डायरेक्शन रेशियो 1 1 1, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 हो गया, पासिंग थ्रू 2। तो कुछ लोगों को आता है ना लिखना कि सर x - 2 अपॉन 1, y + 1 अपॉन 1, z -2 अपॉन 1। ये रही लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन निकल आई। अब लाइन मीट्स द प्लेन एट क्यू, तो कुछ लोगों को पता है कि मैं कैसे करता हूं, मैं तो
लाइन जहां भी प्लेन को मीट करेगी, कहूंगा कि चलो ये पॉइंट लैम्डा पॉइंट है, लाइन का पॉइंट है ना, तो इसको कुछ लैम्डा मान लो। तो आई थिंक यू विल राइट दिस कोऑर्डिनेट एंड नाउ पुट इनटू द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन पुट कर दो, तुमको लैम्डा निकल आएगा। तो आई थिंक यू विल गेट दिस कोऑर्डिनेट एंड वंस यू नो दिस कोऑर्डिनेट मॉड पी क्यू आ जाएगा। 23 का बी डी आई विल नॉट टेल। और बोलो। हाँ, डी अभी तुमको करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग अभी छोड़ दें, ठीक है। डी पार्ट 25 डन ना। ओके चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। थोड़ा वेक्टर थ्री डी की थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी तो शायद तुम शीट में और कंफर्टेबल फील करोगे, है ना। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज 3 के तुम जरूर 5 क्वेश्चन में नहीं डाउट आएंगे। मैं 25 स्टॉप कर रहा हूं, लेकिन फर्स्ट 5 क्वेश्चन में डाउट नहीं आना चाहिए। 1 to 5 क्विकली। एक्सरसाइज 3 1 to 5 सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए थे ना मैंने। 25 के आगे मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ये 5 क्वेश्चन तुम बताओगे मुझे। फर्स्ट 5 1 to 5 एनी डाउट। आई सेट 25 के आगे मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। पॉसिबली और प्रैक्टिस के बाद तुम्हारा वेक्टर 3D का तुम्हारा और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव हो जाएगी। 4 and 5 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो वही है जो तुम हमेशा करते आए हो। टू लोकस का प्रॉब्लम है। P is any point on plane, ये पॉइंट P है प्लेन पर। पॉइंट Q on OP, O is origin, ये रहा O, OP, इस पर कोई पॉइंट है Q। सेटिस्फाइंग कंडीशन, ओके। लोकस ऑफ Q HKL, दिस इज 0 0 0, सही है, ठीक है। अब तुमको OP OQ कंडीशन। अब जो थोड़े से समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर इस लाइन की इक्वेशन आ गई, x अपॉन h y अपॉन k z अपॉन l, है ना। सिमेट्री फॉर्म आने से कैलकुलेशन करने में थोड़ा और इजी होने लग गया। अब कुछ समझदार लोग कहेंगे कि सर ये जो P पॉइंट है ना, इसको मान लीजिए लैम्डा पॉइंट, तो लैम्डा बराबर लैम्डा इज गिविंग P, लैम्डा h एंड सो ऑन। नाउ यू विल डायरेक्टली से कि ये पॉइंट को आप इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दीजिए, प्लेन का पॉइंट है। तो लैम्डा h लैम्डा k लैम्डा n, n ये क्या कर दिया मैंने, HKL। अरे यार ये HKL में तुम कंफ्यूज हो गए ना कि सर ये आपकी इक्वेशन में भी L आ रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत धर्म संकट हो गया, है ना। तो हटाओ HKL, हटाओ XYZ लेके खत्म करो कि सर HKL रहने दीजिए, XYZ ही लिख दीजिए, LX MY NZ। दिस पॉइंट इज लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा z। कुछ लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को। मैंने इसको XYZ डायरेक्ट चलने दो, XYZ। अब मुझे लगता है कि इज P नाउ ऑल्सो यू आर गिवन OP इंटू OQ, तो OP OQ देख लो ना। आई थिंक अंडर रूट ऑफ OP मॉड लैम्डा अंडर रूट h स्क्वायर k स्क्वायर, और अगला अंडर रूट h स्क्वायर k स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। यहां पर कुछ लोग कह सकते हैं कि सर मॉड लैम्डा आएगा, तो बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, प्लस माइनस चाहो तो लगा लो कि सर OP OQ ये बन सकता है, इज P स्क्वायर। तो तुमको लगता नहीं कि सर लैम्डा को एलिमिनेट करना कितना इजी है, दोनों को डिवाइड कर दो, लैम्डा एलिमिनेट हो गया, आ गया आंसर आई थिंक। इज द आंसर। तो उसने एक आंसर लिख दिया है, दो आंसर समझ पा रहे हो सर, इसके दो पॉसिबल आंसर आ पा रहे हैं, है ना।
4 एंड 5 में तो बिल्कुल दम नहीं है। थ्रू पॉइंट प्लेन एट राइट एंगल्स टू ओपी, ओ ओरिजिन है, ओ पी, ये रहा पी जिसको एफ जी एच बोला है। तो यार एक प्लेन जो भी बनेगा ओपी का परपेंडिकुलर, कि सर ये ओ ये पी, तो तुमको लगता नहीं कि ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल गया, नॉर्मल वेक्टर खुद ओपी है और ये प्लेन पी से पासिंग भी है। तो मुझे लगता है कुछ लोग समझ गए कि सर एफ एक्स प्लस जी वाई प्लस एच जेड है ना। अब तो नॉर्मल सब लोग जानते हैं कि सर नॉर्मल के नॉर्मल वेक्टर ही कोफिशिएंट होता है। तो अभी भी तुमने कहा था ना ओपी नॉर्मल वेक्टर है। अब क्या मन में कह सकते हो कि सर इसको मन में सी पढ़ा हमने और फिर का पासिंग थ्रू, तो पासिंग थ्रू एफ जी एच ओनली, तो कुछ लोग समझ जाएंगे कि सर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर, सी की वैल्यू निकल आई और ये क्वांटिटी ये मॉड ओपी का स्क्वायर है इज आर स्क्वायर, आर बोला था ना इसने, ओपी इज आर, तो ये मॉड ओपी का स्क्वायर। तो अब तुमको लगता नहीं कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तो से तो तुम्हारी फैमिलियरिटी है कि ये ए कॉमा जीरो, तो आंसर आता है ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, याद करो। और मैं तुमको एबीसी बता देता हूं बस। तो एबीसी क्या है, आर स्क्वायर अपॉन एफ, ये ए है बस। अब मैं तुम करो अपने आप, ये आर स्क्वायर अपॉन जी है और ये आर स्क्वायर अपॉन एच है। तो कई लोगों को याद है ना सर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हाँ, क्वेश्चन में कोई फ्लॉ नहीं है, तुम कैलकुलेशन एरर कर रहे हो तो अपनी एरर को तुम रिमूव करो, एग्जामिनर को मत कहो कि अपने सवाल को गलत करो। हाँ, उसके बजाय तुम अपनी गलत कैलकुलेशन को सही करो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आंसर एकदम परफेक्ट है, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्लास में अभी भी कराया था, जहां पर कि 90 डिग्री से रोटेट किया था। याद करो कि सर ये वही सवाल है जिसमें आपने 90 से रोटेट करके क्वेश्चन कराया था, यहां वो थीटा से रोटेट करा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो प्लेन रोटेटेड अबाउट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, सही है ना। तो तुमको लगता नहीं अगर लाइन के अबाउट रोटेट करोगे तो फैमिली ऑफ प्लेन का कंसेप्ट की वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेनिंग होगा। तो P1 प्लस लैम्डा P2 प्लस लैम्डा Z, दिस इज योर इक्वेशन। अब मुझे बताओ ये जो न्यू प्लेन है इसका ओरिजिनल प्लेन जो कि LXMY है के साथ एंगल थीटा है कि नहीं। तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से कॉस थीटा करूं, कॉस थीटा n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। तो n1 वेक्टर देखो कितना है, एल एम कॉमा लेमडा, और अगले का कितना है, एल एम कॉमा जीरो। अरे दोनों के नॉर्मल वेक्टर लिख के दिखाए मैंने। तो डॉट प्रोडक्ट एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, गलत थोड़ी लिख दिया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस अपॉन अंडर रूट। मुझे लगता है इसके आगे तुम फिर खुद से करोगे कि सर इसके आगे कैलकुलेशन आप हमारे लिए छोड़िए। गेट लैम्डा, ठीक है ना। लास्ट क्लास में कुछ मैंने सिमेट्रिक फॉर्म बताया था, ठीक है। हाँ अच्छा, एक रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन दिया था, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग तो क्लियर था ना सबको। P1 प्लेन का रिफ्लेक्शन निकालो अबाउट P2 प्लेन, है ना, यही था ना क्वेश्चन। P2 से रिफ्लेक्ट कराओ P1 को, तो कुछ ऐसा सिचुएशन, दिस इज द रिफ्लेक्शन। मानते हो
ये जो भी रिफ्लेक्शन होगा ये P1 P2 की इंटरसेक्शन लाइन को कंटेनिंग होगा। इस बात से एग्री करते हो सब लोग? सो दिस इक्वेशन आई कैन रीड P1 प्लस लैम्डा P2। इक्वेशन लिखते जाओ यार। दिस इज इमेज, है ना? अब मानते हो इमेज, इसकी इमेज, तो क्या ये एंगल इक्वल होगा? थिंक, इमेज है ना, तो फील कर सकते हो कि सर ये बाइसेक्टर हुआ, P2 P1 और डैश का बाइसेक्टर। अब तुम बाइसेक्टर में समझते हो ना कि सर कोई भी पॉइंट अगर आप बाइसेक्टर में लो इज गोइंग टू बी इक्विडिस्टेंट। तो बजाय डॉट प्रोडक्ट के, बाकी तुम डॉट प्रोडक्ट से कर रहे हो, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा कि सर इसका डॉट इसके साथ, इसका डॉट इसके साथ। मैं डिस्टेंस इक्वल कर रहा हूं, तो एनी पॉइंट से अल्फा बीटा गामा का डिस्टेंस फ्रॉम दिस, तो तुमको फॉर्मूला तो लगाना आता है ना। अल्फा बीटा गामा का डिस्टेंस फ्रॉम P1, ये P1 ही है ना, दिस इज P1 राइट। अपॉन निकालो यार, 36 प्लस 4 प्लस 9 49 7 इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा का गामा का डिस्टेंस फ्रॉम दिस। फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, प्लेन से डिस्टेंस याद होना चाहिए। -2 लैम्डा -3 -5 लैम्डा +6। ठीक, अब अगर तुम थोड़ा नोटिस करोगे तो यू विल से कि सर अल्फा बीटा गामा जो है वो P2 का पॉइंट है और P2 की इक्वेशन ये है, तो मानते हो अल्फा बीटा गामा उसे सेटिस्फाई करेगा। तो तुम समझ पा रहे हो ना कि सर ये 0 है, दिस नंबर इज 0। बुद्धि लगाओ, बिकॉज अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन P2, so this term is going to be 0। तो डोंट यू थिंक ये दोनों तो मैच कर गए? तो तुम्हारी इक्वेशन क्या रह गई? दिस इक्वल टू दिस। तो मानते रहे सर, ये तो एक छोटी सी क्वाड्रेटिक आ गई। फोर्टी नाइन, जिसका एक आंसर तो 0 ही आ रहा है और एक आंसर और आता है, बड़ा गंदा सा आता है, मुझे किसी को याद है? शायद -8/125। यार ये देखना कितना आता है, आई डोंट नो, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तो लैम्डा 0 तो रिजेक्ट कर दो ना, क्योंकि लैम्डा 0 का मतलब क्या हुआ कि सर P1 इटसेल्फ, तो P1 थोड़ी आंसर चाहिए। तो वो जो भी दूसरा आंसर है ना, उससे तुम्हारा आंसर हो गया, डन। नहीं नहीं ओम, वो गलत आंसर बता रहा हूँ, वो नहीं है। ठीक है, ठीक से, हाँ दीप्तम ठीक कह रहा है, -8/225 करेक्ट, ये है आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है अंशुमन, इजी। मैंने आंसर लिख दिया, जो लोग चेक करना चाहें वो लोग कर सकते हैं। नाउ आई थिंक डिस्कशन इज ओवर, राइट? अब कंटिन्यू करें। बहुत केयरफुली चैप्टर को पढ़ना, ठीक है ना? तुम जिस भी शिफ्ट में जाओगे देने, हो सकता संभव है कि आउट ऑफ 25 3 क्वेश्चन तुमको इसी में मिल जाए।
कि सर 3 सवाल तो केवल वेक्टर 3D से ही आए थे, संभव है? कोऑर्डिनेट प्लेन से मतलब समझ पा रहे हो? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। 5 भी आए हैं ना एक शिफ्ट में, बिल्कुल। मैंने तो लीस्ट बता दिया, लीस्ट इज 3। 3 से कम तो किसी में नहीं आते होंगे। और तुम तो जानते हो कि सर बहुत सारे स्टूडेंट है ना जिनके मैथ्स में हो सकता है 90 परसेंटाइल आते हो, वो तो 5 क्वेश्चन वाले ही तो होते होंगे जिन्होंने टोटल 5 सवाल किए। लेकिन 5 सवाल पे भी तुम देखो कट ऑफ तुम्हारा हो जाता है कि एलिजिबल फॉर एडवांस्ड। तो अकेला वेक्टर 3D तुमको एलिजिबल करा सकता है। सोचो कितनी पावर है इस चैप्टर में। करो। तुम लोग 4 4 महीने सब्जेक्ट पढ़ते हो, वो 4 महीने या 6 महीने, है ना, एक बड़ी यूनिट पढ़ते हो कि सर 6 मंथ्स हमने एक बड़ी यूनिट पढ़ी, उसके इतने सवाल नहीं आए उस पूरी यूनिट को मिला के, या उस पूरी यूनिट से इतने ही क्वेश्चन आए जितने इस अकेले से आए, जिसको खत्म करने में आपने 2 to 3 वीक्स, है ना, 3 वीक्स, आई होप। लास्ट प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही इजी था। तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर चलो एक्स वाई प्लेन से इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो आई गेस यू अंडरस्टैंड कि सर एक्स वाई प्लेन का मतलब होता है Z0, यही होता है एक्स वाई प्लेन। तो ये जो इक्वेशन लिखी है तुम समझ पा रहे हो कि सर ये लाइन का पॉइंट है ना, टी को कुछ भी वैल्यू देते जाओ तो ये एक्स वाई जेड पॉइंट्स ऑन लाइन। तो डोंट यू थिंक इफ आई डू Z0, तो Z0 करने से टी आ गया 0, तो आपका आंसर आ गया 1, -1, 0। दिस इज द इंटरसेक्शन विथ एक्स वाई प्लेन। बस इसी तरह से इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन यू अंडरस्टैंड कि सर वाई जेड प्लेन की इक्वेशन होती है x0। तो x0 लाइन का x0 करा दो, है ना, लाइन का पॉइंट हुज x इज 0। तो x0 करने से देख लो t कितना आ गया, -12। तो योर पॉइंट 0 -12 -3/2। बस अब तुम ठीक है। zx का आंसर y0 करने से t आ गया -1। तो योर कोऑर्डिनेट बिकम -1 0 -3। 5 seconds क्विकली।
आराम से सोचो, जहां भी लाइन एक्स वाई प्लेन को कट करेगी उस पॉइंट पर z कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगला, हाँ अभी और भी करना है इसका। पहला पार्ट तो ठीक है, न्यूमेरिक। जिसका फर्स्ट पार्ट हो गया है वो सेकंड करे, ठीक है अंशुमन। नाउ डू सेकंड पार्ट। प्रॉब्लम कॉपी करने के लिए 30 सेकेंड्स। एकदम परफेक्ट लैंग्वेज है, कुछ भी अजीब नहीं है, सीधी सी बात है। वो तुमको प्लेन से डिस्टेंस, पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं पूछ रहा है। ही इज नॉट आस्किंग यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो एक डायरेक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में प्लेन से डिस्टेंस लोगे। वो एक डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है कि ये है वो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इस पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से मेजर करो। हो गया ना कॉपी? फर्स्ट पार्ट अब तक हो जाना चाहिए था। पॉइंट पी एंड गिवन प्लेन, सॉरी नॉट पॉइंट पी, पॉइंट ए, ठीक। अब एक बात समझाओ, तुमको डायरेक्शन स्पेसिफाई किया है कि ये जो डिस्टेंस है, पहले मैं एकदम फॉर्मूला अप्रोच से करते हैं क्योंकि ये अप्रोच एग्जाम में जल्दी क्लिक करती है, ठीक। अगले का आंसर देखेंगे ना, मुझे भी नहीं पता आंसर। तो आई थिंक मानते हो सर, ये मान लो बी पॉइंट, जो भी डायरेक्शन मैंने स्पेसिफाई किया है ना, ये पैरेलल टू लाइन है। तो क्या तुमको लगता नहीं कि ये जो बी पॉइंट कट हुआ है, ये जो ए बी लाइन है, क्या तुम इसकी इक्वेशन नहीं बता सकते कि सर ये तो पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू एल? तो कुछ समझदार लोग बोलेंगे कि सर इस लाइन की इक्वेशन होगी x-1 y-0 z+3 पैरेलल टू एल। तो सेम डायरेक्शन रेशियो, सेम डायरेक्शन रेशियो 2 3 -6 है ना।
तो लाइन किसी भी फॉर्म में दी जाए, तुमको डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर पहचानना आता है। अब जो लोग समझदार हैं दे विल से कि सर मैंने तो ये जो बी जहां प्लेन को कट कर रहा है ना, इसको मान लिया कि ये लाइन पर लैम्डा पॉइंट है, लैम्डा पॉइंट। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये लैम्डा पॉइंट को प्लेन में पुट करा दो, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हुआ? तो एज यू हैव सेड कि लैम्डा बराबर लैम्डा इज गिविंग मी दिस पॉइंट, तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 3 माइनस 6 लैम्डा। नाउ सेटिस्फाई टू इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन कहाँ लिखी है? x प्लस एक्स माइनस वाई, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू बता भी दी गई है मुझे, x माइनस वाई माइनस जेड इज 9। तो लैम्डा कम्स आउट 1। तो इसका मतलब ये पॉइंट आ गया 3 3 माइनस 9। बस तो ए बी का आंसर 7। जो लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे वो इसका आंसर 7 बता देंगे। ठीक, कुछ लोग संभव है कि सेम प्रॉब्लम को ऑल्टरनेटली, है ना, लेकिन यही ऑल्टरनेट आइडिया तुमको सेकंड प्रॉब्लम में नहीं क्लिक करेगा। ठीक है, इसीलिए इस तरह के मेथड्स सोच पाना इंपॉर्टेंट होता है कि सर क्या पता मुझे ज्योमेट्री क्लिक करे ना करे ना, 3D में उतना आसान नहीं है ना। कुछ लोगों ने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया कि सर मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। अब ये जो आपने डायरेक्शन स्पेसिफाई किया है ना, पैरेलल वेक्टर। ठीक, तो कुछ लोग कहेंगे कि सर ये जो परपेंडिकुलर है ये तो नॉर्मल वेक्टर प्लेन का है ना, तो ये जो थीटा एंगल है ये तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन के पैरेलल वेक्टर की मदद से आ जाएगा। इस थीटा एंगल की बात कर रहा हूं। तो कुछ लोग समझ रहे हैं ये वेक्टर n और वेक्टर m की मदद से आ गया। तो कॉस थीटा n डॉट m, आराम से सोचो, अपॉन मॉड n, है ना, मेक इट पॉजिटिव। तो n और डॉट n पढ़ते जाओ यार। n वेक्टर क्या है? 1 माइनस 1 माइनस 1। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? और पैरेलल वेक्टर ये रहा सर, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 6 अपॉन √3 इंटू ये 7 आ रहा है ना, 7। तो कॉस थीटा की वैल्यू 5 अपॉन √3 इंटू 7, ये कॉस थीटा। अब इस राइट ट्राइंगल को देखो सर, ये राइट ट्राइंगल है, आप मुझसे ये एल लेंथ पूछ रहे हो, फाइंड एल, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कुछ पी मान लो, है ना। वैसे तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो ना, लगाओ, इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या थी? x माइनस वाई माइनस जेड इज 9। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट? 1 प्लस 3 माइनस 9 मॉड अपॉन √3। तो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 5 अपॉन √3। तो ये 5 अपॉन √3 आ गया। सही है। अब कुछ लोग इस राइट ट्राइंगल से बोल देंगे कि आपको L चाहिए, आपको थीटा मालूम है, तो फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर कि योर L इज 5/√3 अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से रीअरेंजमेंट कर लो कि सर ये कॉस थीटा लिखा तो है, तो 5/√3 कॉस थीटा इज नथिंग बट 7। तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि ज्योमेट्री इज अ गुड सॉल्यूशन? नो डाउट, बट लैम्डा इज इक्वली गुड, है ना, कि सर इसमें कहां कोई कमी है। दिस ऑल्सो इज अ परफेक्ट मेथड, है ना, कि हमको यार लाइन पर पॉइंट देखते ही क्लिक करता है कि चलो इसको लैम्डा मानते हैं। सोचो कितना हम यूज टू हो गए लाइन से। मेरे ख्याल से जो सेकंड पार्ट है उसको तुम अब सोच सकते हो कि अब जो डिस्टेंस मेजर करना है वो मेजर करना है लाइन से। अब की बार क्वेश्चन जो है
ये है वो लाइन एल। पॉइंट जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां ले लो कि सर ये है पॉइंट ए। कुछ लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब मानते हो ये जो लाइन है, लाइन, ठीक है, मैं तो कह ही रहा हूं जितना अपन ज्यादा चीजों का एडवांस करते जाते हैं चीजें इजी होती जाती है। ठीक है ना, ज्योमेट्री से ज्यादा आसान कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्यादा आसान 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। मानते हो ए से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लेना है, तुमको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिस्टेंस लेना है। मान लो ये सी, जो भी तुमको स्पेसिफिक डायरेक्शन मैंने बताई है उस डायरेक्शन में ए से लाइन का डिस्टेंस मेजर किया, तो जहां पर ये जो लाइन ने कट किया ना वो पॉइंट को मैंने सी नाम दिया। अब ये डायरेक्शन कैसा है, ये प्लेन के पैरेलल है, प्लेन के पैरेलल। अब जितने लोग जानते हैं वो कहेंगे कि सर आप पता क्या बोलोगे कि जो AC वेक्टर है ये प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के परपेंडिकुलर हुआ। AC डॉट n इज 0, है ना। और कुछ लोग जानते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस C को मानने वाला हूं क्योंकि C L पर है, लैम्डा विल गिव C। वो C कौन सा पॉइंट है, लैम्डा पॉइंट है, वो इस पर लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या हुआ, 2 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा -2, 6 -6 लैम्डा। ठीक, तो बस अब तो तुम कर ही लोगे कि सर ये AC डॉट n, तो AC वेक्टर कितना है 2 लैम्डा प्लस 1, डॉट n भी करते ही जाओ 1 इंटू 1, 3 लैम्डा -2 इंटू -1, है ना। कहाँ क्या वो पूरा प्लेन, ये -1 और फिर अगेन -1 इंटू दिस 9, 9 -6 लैम्डा इज 0। छोड़ दो, जो भी आंसर आ रहा है बस अब छोड़ दो, आई डोंट नो, इसके आगे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो जितना भी खराब आंसर आ रहा है वही आंसर है ना, कि सर मॉड AC आंसर है प्रॉब्लम का, तुमको ये फाइंड करना है, फाइंड मॉड AC। इजी। वेरी इजी है ना। अगला 5 सेकेंड्स मोर क्विकली। एकदम फ्री फोकट का चैप्टर है ना, स्कोरिंग। अगला क्या बात है, आंसर भी आ गया, सही आंसर अंशुमन, गुड। टेन सेकेंड्स मोर टू कॉपी द प्रॉब्लम। ट्राई करो, खाली कॉपी थोड़ी करना है, सॉल्व भी करना है। सही है नुमेर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
मेरे ख्याल से बगैर अक्ल लगाए लोग इतना तो पहचान चुके हैं कि सर इसके दो आंसर होंगे। ये लाइन है, ये पॉइंट है ओरिजिन, और 60 एंगल। तो दो आंसर तो लोगों को यूं ही दिख रहा है कि सर एक 60 लाइक दिस और एक 60 लाइक दिस। तो जो अक्लमंद लोग हैं वो लोगों ने तुरंत क्या किया, ओरिजिन से जो लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है उसको तुरंत कहा कि सर ये लैम्डा पॉइंट है। अब क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन का पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट फट से ले लिए 2 लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 3 लैम्डा, है ना। अब मेरे ख्याल से डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो दो लैम्डा होंगे, एक लैम्डा इस पोजीशन का, एक लैम्डा इस पोजीशन का, है ना। दोनों लैम्डा निकल के आएंगे, चिंता मत करो। तो मुझे लगता है आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ ओपी वेक्टर डॉट लाइन का पैरेलल वेक्टर, जो कि 2 1 1। कई लोग जानते हैं कि सर डायरेक्शन रेशियो में पहचानता हूं, तो आई एम गोइंग टू डू डॉट प्रोडक्ट, है ना। कॉस थीटा करने जा रहा हूं मैं, कॉस 60 इज इक्वल टू, दोनों के पैरेलल वेक्टर दिख रहे हैं कि सर एक का पैरेलल वेक्टर तो ओपी खुद है, 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 2, है ना। डॉट प्रोडक्ट लेना सबको आता है, इतना तो मैं एज्यूम करूंगा, लैम्डा प्लस 3 इंटू 1 लैम्डा इंटू 1 ओवर मॉड पैरेलल वेक्टर, मॉड ऑफ पैरेलल वेक्टर इंटू मॉड ऑफ, अगला पैरेलल वेक्टर कितना है, √5 है ना, नहीं √6, 4 + 1 + 1। कैलकुलेशन ठीक है ना मेरी। तब कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर स्क्वायरिंग करके 2 लैम्डा आएंगे, स्क्वायरिंग कर दो यार, cos 60 हाफ, ठीक। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या बताई थी तुमने, है ना। मैं थोड़ी सॉल्व करूंगा, तुम जो लिखवा दोगे वो मैं मान लूंगा, तुम गलत लिखाओगे तो मैं गलत कर दूंगा। -1 -2, ओके। ये लैम्डा आ जाते हैं आफ्टर स्क्वायरिंग। तो बस दोनों पोजीशन आ गई। तो लाइन की इक्वेशन, पासिंग थ्रू 0 0 0, x - 0, पैरेलल वेक्टर तो यही है ना, 2 लैम्डा प्लस 3। तो लैम्डा को -1 रखने से -2 + 3, -1 + 3 -1, this is one answer. Now another answer, x - 0 upon lambda -2, -4 + 3, -2 + 3 -2। तो जिसको भी अपने आंसर मैच करना हो मैच कर सकता है। 2 possible answers। वेरी इजी है ना, 5 seconds more। अगला, shortest distance, 2D is the shortest distance। Ten seconds more to copy the problem।
मेरे ख्याल से प्रॉब्लम 1 में ये लाइंस लिखी हुई है, ये लाइन ही तो है, दो प्लेन की इक्वेशन, लेकिन तुम समझ पा रहे हो कि सर या तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो या सिमेट्री फॉर्म में लिखो, तब मेरा दिमाग चलेगा, है ना। तो अगर जिसको अकल है वो क्या करेगा, वो कहेगा सर ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इसका एक्स कोऑर्डिनेट परमानेंट जीरो है, तो एक्स तो जीरो है। क्या तुमको लगता नहीं इस इक्वेशन में तुमको कुछ इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म जैसी फीलिंग नहीं आ रही है ना। और या फिर तुम कहो कि सर इसका मैं आपको एक पॉइंट देता हूं, चलो z को जीरो रखो, देखो b y b आ गया। समझो क्या किया मैंने, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर ये पॉइंट लाई करेगा। इसी तरह से चलो मैं तुमको एक पॉइंट और देता हूं, x तो परमानेंट जीरो है, y जीरो, z कम्स आउट, y जीरो। मानते हो ये दो पॉइंट L1 लाइन पर लाई कर रहे हैं, L1। अब तो तुम्हारी बुद्धि खुल गई कि सर अब मैं आपको L2 लाइन के भी दो पॉइंट दे सकता हूं, कि L2 लाइन जो है वो कंटेन कर रहा है कॉमा जीरो, a जीरो जीरो एंड कॉमा जीरो 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 माइनस सी। तो अब तो कुछ लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला भूले तो होंगे नहीं कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए दोनों लाइन पर एक एक पॉइंट लेना होता है, फिर डिफरेंस है ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, कुछ लोगों को आज भी याद है। तो बी जे कैप ए आई कैप, ए आई कैप माइनस बी जे कैप डॉट m1 क्रॉस m2, m1 वेक्टर m2 वेक्टर, ए आई प्लस सी के क्रॉस बी जे माइनस सी के अपॉन मॉड। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको कर लो कैलकुलेशन, ये आ रहा है ए बी के कैप, आई क्रॉस जे के ही तो होता है, माइनस ए सी, ये प्लस ए सी जे बन गया, ए सी जे है ना, प्लस ए सी जे, के क्रॉस जे इज आई माइनस आई माइनस बी सी आई कैप। मेरे ख्याल से ये रहा तुम्हारा वेक्टर। तो कुछ लोग समझ गए कि सर इसके साथ वो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से खोल भी दिया मैंने। तो मॉड ऑफ m1 क्रॉस m2, तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर मॉड ऑफ m1 क्रॉस m2 होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ऊपर कैलकुलेशन करो, इसका डॉट लो जरा, कितना आ रहा है, ए आई माइनस बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी जे माइनस ए बी सी अगेन टू ए बी सी, मॉड ले लिया ना मॉड। और वैसे भी अभी स्क्वायरिंग करूंगा अपने आप ही समझ आ जाएगा, चलो मॉड लगा दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज 2D। तो बस अब तो जो समझदार हैं वो कहेंगे सब बस अब इसके बाद ये रहा, है ना, कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ो, है ना। फाइव सेकेंड्स। एक्सरसाइज 4 से अच्छा ऑल्टरनेट कोई नहीं है, ठीक है ना, टू गेट कॉन्फिडेंस इन वेक्टर इन 3D। लास्ट एक्सरसाइज, बाकी सारी एक्सरसाइजेस बेकार है बिल्कुल, लेकिन जो लास्ट एक्सरसाइज है परफेक्ट। अगला क्वेश्चन।
अब उसमें से कुछ लोग क्या गलती करेंगे, उसमें से ढूंढ ढूंढ के मेंस के सवाल करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली वो कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे वो जो पुराने एडवांस में आ चुके होंगे, बिल्कुल सेम आइडिया उठा करके एज इट इज संभव है कि मेंस में आ जाए। और वैसे मैंने जो मेंस के पेपर को ऑब्जर्व किया, मैंने चैप्टर वाइज भी कलेक्ट कर रखे हैं क्वेश्चंस, तो मैंने ये देखा है कि वेक्टर्स में अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि वो ब्लाइंडली जेई के पुराने क्वेश्चन पुट कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नए क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और ठीक आ रहे हैं, एकदम हलवा टाइप नहीं कि वो जो एनटीए ने क्वेश्चन बैंक डाल रखा है सर उन्हीं को कर लें उससे पास हो जाएंगे, उसको करने वालों के तो बिल्कुल ही नंबर नहीं आएंगे। ठीक है ना, उसको तो हाथ भी नहीं लगाना है। हो गया। जितने यहाँ पर जितने समझदार लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। जो यहाँ के अच्छे बच्चे जिनके तुम लोग को फोटोज देखने को मिलेंगी कि सर ये रैंकर बच्चे हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग मेरे दिए हुए क्वेश्चन को बहुत ही सीरियसली एक एक प्रॉब्लम को सेल्फ सॉल्व कर रहे हैं। मेरे बताए हुए एक एक सवाल को खुद के दम पर सॉल्व कर रहे हैं विदाउट लुकिंग एट सॉल्यूशंस। और फिर वो क्या करते हैं, वो लोग उनके जो थोड़े बहुत डाउट आते हैं उन क्वेश्चंस में, वो क्लास में आते हैं और क्लास में उनके डाउट क्लियर हो जाते हैं, बाकियों के नहीं होते, जो अनअटेम्प्टेड वाले लोग हैं उनके नहीं क्लियर हो पाते। ठीक है, लेकिन उन बच्चों के हो जाते हैं जो लोग पूरा अटेम्प्ट करके आते हैं, उनके डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं बस। ओके, आंसर तो मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। आई थिंक कंटेनिंग, तो सोच पा रहे हो कि सर इस लाइन को कंटेनिंग है ना, तो देयर विल बी इनफाइनाइट प्लेन्स, रोटेट करते जाओ, तो कोई तो प्लेन होगा जो सेकंड लाइन के पैरेलल आएगा, है ना, कि सर ये लाइन थी सेकंड, इसका पैरेलल, ये रोटेट हो रहा है ना प्लेन, तो ये प्लेन आ गया जो अगले के पैरेलल है। ठीक, तो जो लोग थोड़ा सा बेहतर सोचेंगे वो लोग कहेंगे कि सर क्योंकि प्लेन अगली लाइन के पैरेलल है, और तुम जानते हो प्लेन अगर पैरेलल होता है तो नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो जो तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर है वो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब जो तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर है वो इसके भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो L1 लाइन है वो भी तो प्लेन में लाई कर रही है, और लाई करने का मतलब होता है पैरेलल टू प्लेन। तो मेरे ख्याल से तुमको दो वेक्टर मिल गए, सही है। तो अब मैं r माइनस ए, इसके पैरेलल वेक्टर को m1 बोल रहा हूं, इसको m2 बोल रहा हूं, तो r माइनस लाइन L1 का कोई भी एक पॉइंट उठा लू, है ना, कि सर कोई सा भी एक पॉइंट पिक कर लीजिए। हाँ ठीक कह रहे थे, आंसर है ना, एक बार चेक कर लेना, मैं अभी निकाल देता हूं, मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं। तो इस पॉइंट को 1 2 3 को, कि सर 1 2 3 पोजीशन वेक्टर ए, है ना, तो अगर लाइन L1 लाई कर रही है तो ये पोजीशन वेक्टर ए प्लेन में लाई करेगा, तो r माइनस ए डॉट m1 क्रॉस m2 इज 0, दिस इज प्लेन। अब जो लोग थोड़ा कैलकुलेशन के साथ डिटर्मिनेंट किए हुए बहुत दिन हो गए, चलो डिटर्मिनेंट से करते हैं सवाल। ठीक है, तो r माइनस ए एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2 z माइनस 3 m1 m2 2 3 4 3 4 5, बस खोल दो, x माइनस 1 इंटू
15 minus 16 minus 1, y minus 2, 10 minus 12 minus 2 plus 2। जब कैलकुलेशन गलत हो जाए तो बता देना। 8 minus 3 minus 9 minus of z minus 3 is 0। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कमिंग टू बी minus x plus 2y minus z plus 1 4 0। ये है प्लेन की इक्वेशन, x minus 2y plus z। तो जिसका आंसर मैच कर रहा है वो देख ले कि है ना क्या आंसर, मेरा आंसर मैच हुआ। ठीक है, कुछ लोगों के मैच हुए थे, मैंने देखा था। दिस इज द प्लेन। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब थोड़ा सा इमेजिन करना, क्या तुमको लगता है कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आप अपना वही आइडिया लगाओ, पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, a माइनस बी डॉट m1 क्रॉस m2 अपॉन मॉड m1 क्रॉस m2। मुझे लगता है वो तो तुमको करना आता ही है। ठीक, अब क्यों ना हम इसको एक पैराग्राफ प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करें कि सर ये पैराग्राफ था। हाँ ठीक है सुजत, ठीक है, ये पैराग्राफ है जिसमें 2 सवाल पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड प्लेन, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड एसडी। अब जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट लोग हैं वो लोग क्या कहेंगे कि सर ये जो आप प्लेन लेके आए हो ना, ये प्लेन वो L2 लाइन, ठीक, इमेजिन करना ये प्लेन जो कि L1 को कंटेनिंग है और साथ के साथ ये L2 के पैरेलल है। इमेजिन कर पा रहे हो? अब मुझे बताओ, क्योंकि ये जो प्लेन है ये इसे कंटेन कर रहा है लाइन को और ये पैरेलल है अगले के, तो तुमको लगता नहीं सर इस लाइन से आप हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालते जाओ, इस लाइन का हर एक पॉइंट है ना कि ये है वो प्लेन, ये है वो लाइन, अगली लाइन, तो तुम सोच पा रहे होगे कि सर इसका हर पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो सेम आएगा। इतनी तो बुद्धि है ना कि सर पैरेलल है लाइन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक पॉइंट का सेम आएगा। अब तुमको लगता नहीं कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन हुआ करती है, याद है? देयर इज वन लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन्स। आज भी याद है ना कि सर ये दोनों लाइन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन एक होती है जो दोनों के परपेंडिकुलर आती है ना? देयर एग्जिस्ट अ वन लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। तो जब तुम हर एक पॉइंट इस L2 के परपेंडिकुलर डाल रहे हो प्लेन पर, तो क्या वो एक लाइन भी आ जाएगी कि नहीं कि सर ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन है वो उनमें से वन ऑफ होगी? इमेजिन करो। तो क्या तुमको ये क्लिक नहीं किया कि सर आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? आप इस L2 लाइन का कोई भी पॉइंट उठाओ और उसका इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, वही SD है, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सोचो, तो योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज, तो L2 का कोई भी एक पॉइंट, तो 2 4 5 इस्तेमाल कर लूं। 2 4 5 का डिस्टेंस फ्रॉम हियर है ना, तो 2 4 5 का डिस्टेंस 2 माइनस 8 5 अंडर रूट, तो योर आंसर इज 1/√6। तो जस्ट एक नई चीज सीखने को मिली है ना, तो चिंता मत करो, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा कि सर 2 लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो आप पहले प्लेन निकालोगे कंटेनिंग वन एंड पैरेलल टू अदर, ऐसा मैं कभी नहीं करने वाला हूं, चिंता मत करो, ठीक है ना? वो तो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमसे वो प्लेन निकलवा चुका था। जब उसने प्लेन निकलवा लिया तो फिर क्यों दोबारा से मेहनत करते हो कि सर a माइनस बी डॉट m1 क्रॉस m2 अपॉन मॉड m1 क्रॉस m2। जब तुम्हारे सामने प्लेन है तो निकालो ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 5 सेकेंड्स। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं, है ना, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, है ना? इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आई डोंट एक्सपेक्ट, लेकिन पता होना चाहिए बिकॉज इट इज गिवन इन बुक, है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए पता होना चाहिए। इन अ गिवन प्लेन,
lying in a given plane. You are supposed to find the line having greatest slope. ठीक है, तुमको प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, r.n1 is d1. तुमसे पूछा जा रहा है लाइन की इक्वेशन निकालो हैविंग ग्रेटेस्ट स्लोप इन दिस प्लेन, लाइंग इन दिस प्लेन. ठीक, तो तुमको लगता नहीं कि सर स्लोप हमने कहीं सुना हुआ है, एक्स एक्सिस से एंगल का tan, है ना? ठीक, तो ऐसा ही कुछ यहां भी कि यार ये स्लोप लार्जेस्ट कैसे सोचें, यहां पर भी कोई रेफरेंस होना चाहिए ना. ठीक है, कि सर किसके रिस्पेक्ट में लाइन का एंगल को इंक्लिनेशन पढ़ते होंगे. तो थोड़ा कन्वेंशन है, तुमको एज ए कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि यार ये होता है. तो एक तो तुमको प्लेन जिसमें तुम लाइन निकालना चाहते हो वो गिवन होगा, एंड यू विल ऑल्सो बी गिवन वन मोर प्लेन, तुमको एक प्लेन और दिया जाएगा. ठीक है, और वो ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग प्लेन होगा टू दिस. ठीक, अब इस प्लेन को वो नाम कॉल करेगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली ही विल कॉल इट हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसकी भी इक्वेशन तुमको दे देता हूं, r.n2 is d2. अब जो लाइन यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्लेन, उसका एंगल, ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इससे जो एंगल होगा ना उसका tan स्लोप कहलाता है. भाई जैसे एक्स एक्सिस से एंगल होता था ना, वैसे ही हम यहां पर किससे एंगल को कहेंगे सर, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, है ना. तो ग्रेटेस्ट स्लोप की लाइन, तो तुम 100% समझते हो कि सर tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, मैं भी जानता हूं, लेकिन हम लोग इसको टेंडिंग कि सर लाइन जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, है ना, लाइंग इन दिस प्लेन, लाइंग इन P1 प्लेन, वो कहलाएगी लाइन हैविंग ग्रेटेस्ट स्लोप. बस ये कंसेप्ट है. तो डेफिनेशन को समझ लो कि P1 प्लेन में लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप किसे कहेंगे. मेरे ख्याल से बात समझ आई. तो अभी तुमको लग रहा है ना कि सर ये तो इनफाइनाइट आंसर होंगे, कोई एक लाइन थोड़ी होगी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, बिल्कुल इनफाइनाइट है. तो वो तुमको यूनिक आंसर निकलवाना होगा, तो प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जिससे तुमको यूनिक आंसर मिल जाएगा. ठीक, लेकिन तुम अभी हाल फिलहाल जितनी इंफॉर्मेशन है उससे तुम पैरेलल वेक्टर तुम मुझे बता ही सकते होगे ना. तो चलो मैं तुम्हारे वेट कर रहा हूं. टेल मी द पैरेलल वेक्टर ऑफ दिस लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप. टेल, इसका पैरेलल वेक्टर निकालो. देखिए कितने लोग बताते हैं. क्या बात है, एरर आ गया, बुलाता हूं और क्या.
ओके, लेट्स फिनिश इट। तो मेरे ख्याल से जितने लोगों को अकल है दे अंडरस्टैंड कि सर ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसका पैरेलल वेक्टर तो n1 क्रॉस n2 है, और ये जो आपकी लाइन है ये परपेंडिकुलर है n1 क्रॉस n2 के, ये परपेंडिकुलर है n1 के। तो है ना, तो इतनी समझ अब तक तुम लोगों में डेवलप हो जानी चाहिए थी। दिस इज योर पैरेलल वेक्टर। जो लोग रटेंगे उनको तो पता होना चाहिए पहले से ही, उनको अपना एंड रिजल्ट पता होना चाहिए कि सर मैं ना रट के कर रहा हूँ, तो मेरा एंड रिजल्ट मुझे पहले से पता है, एग्जाम के पहले से ही, कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, ओके। डू दिस क्विकली। कल का होमवर्क, ठीक है ना, तो जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनके लिए तुम लोग की कल भी क्लास है ज्वाइंट, तो तुम क्या करोगे, तुमको जो आईटीएफ का मैंने होमवर्क दिया था ना उसको स्टॉप कर दो आज के लिए। अब तुम भी जो है ना ये वेक्टर का ही होमवर्क करना, क्योंकि कल तुम्हारी लास्ट क्लास है कंबाइंड इस बैच के साथ। ठीक है, तो अभी तुम भी जो है वेक्टर का होमवर्क घर पर जाके करोगे। और वेक्टर का होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 3 रिमेनिंग, दैट इज 6 to 25। केवल 25 प्रॉब्लम ही है, ज्यादा नहीं है, तो ओनली 20 प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज 4। ठीक है, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुमको ज्यादा देर के लिए नहीं बुलाऊंगा। बिगिनिंग में डिस्कशन होगा, हाँ मतलब आईटीएफ का नहीं, सॉरी बाइनोमियल का। जो भी होमवर्क दिया था ना उसको रोक दो। ठीक है, आज तुम वेक्टर का घर पे होमवर्क करोगे। ठीक है, तो कल मॉर्निंग के लिए तुम चिंतित मत हो, राइट। और आज तो मैंने सिर्फ 25 तक ही डिस्कस किए, तो बस इसमें ज्यादा नहीं कंटिन्यू कर रहा हूं। 26 से 40 बस इतना ही करूंगा। बिल्कुल मैं एकदम होमवर्क ध्यान रख के देता हूं कि आप कितना कर पाएंगे। ठीक है, और तुम लकी हो सर, अब ये सारे क्वेश्चन सिंगल सिंगल है, बड़े बड़े प्रॉब्लम नहीं है ये, जैसे तुम अभी तक कर रहे थे ना सर एक एक क्वेश्चन के कई कई पार्ट है, नहीं है, इस सेक्शन में नहीं है, तो सब सिंगल प्रॉब्लम निकलेंगे, है ना। 30 तक तो तुम वैसे भी कर चुके हो यार, तुम्हारे लिए तो सिर्फ नए क्वेश्चन मैंने 10 ही तो पढ़ाए हैं। कल का होमवर्क हाँ, अब तुमको धीरे से क्वेश्चन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ना, कि सर गणित एक सब्जेक्ट है ना, वन सिंगल आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। तो अब मुझको 35 क्वेश्चन कम है, अब आगे से आप 50 क्वेश्चन दिया करो होमवर्क, है ना। धीरे से तुम लोग ये बात मुझे कन्वे कर देना, ठीक है, कि सर होमवर्क कम आ रहा है, अब होमवर्क थोड़ा इंक्रीज कीजिए। मेरे ख्याल से मैं बस आंसर लिख देता हूँ, है ना, देर इज नो नीड फॉर मी टू सॉल्व, राइट। आंसर है मेरे पास। तुम लोग को ट्रिपल प्रोडक्ट तो सॉल्व करना आता ही हो, तो कर ही लोगे। कोई मुझे वेरीफाई कर दे कि ये आंसर मैं सही लिख रहा हूं। तुम्हारे में से कोई मुझे वेरीफाई कर सकता है कि ये आंसर सही है? ठीक है, ट्वेल्थ क्लास कोई अलग थोड़ी है ना, कल 12th की तो क्लास है, उसी को होमवर्क बताया है, बस इतना ही होमवर्क दिया मैंने, ओनली होमवर्क फ्रॉम वेक्टर्स, बस कंप्लीट। ठीक है ना, ये सबका कॉमन है, इस बैच में जो भी बैठा है ना इस क्लास में, सबका होमवर्क यही है कल के लिए। ओके, कल इवनिंग क्लास का होमवर्क। और ड्रॉपर्स को छूट मिल गई, कल मॉर्निंग में होमवर्क डिस्कस नहीं करूंगा, कारण कि तुमको वेक्टर्स का होमवर्क मिल गया। ठीक है, चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद। करेक्ट है आंसर, गुड।